दोस्तों इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2019 17 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था उसके तीसरे शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है 17 अगस्त 2022 वाली थर्ड शिफ्ट की, इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है जो चैनल पर 2 घंटा 57 मिनट का है। लेकिन मैंने सोचा है कई बार लोग जीएस और बाकी करंट अफेयर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स मान लीजिए चेंज होती रहती है। तब जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं रीजनिंग और मैथ पढूं, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका तो मैंने वीडियो, ये जो डायग्राम है, बना ही दिया है। तो आप इसे देखकर चेक कर लीजिए, ठीक है, आप अपना बना लीजिए। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगले पेज पर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा मैथ का है। देखिए आपको बता दूं कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मैथ के ही हैं। 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, बाकी सारे मैथ के लिए हैं सिर्फ मैंने। तो मैथ के क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ ग्रुप डी नहीं बल्कि एनटीपीसी या आरपीएफ या कोई भी रेलवे का एग्जाम देते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपके काम आएगा, ठीक है। तब हम इसको सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे नहीं। देखिए क्या पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ग 7, उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग 434। यदि इनमें से एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए दो संख्या हैं, एक ए एक बी। तो अगर इनका लासा लासा क्या दे रखा है, 434 434 और मासा 7 है, ठीक है। तो इन लासा और मासा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी हम इसका बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो अगर इनमें से एक संख्या दे रखी है, जैसे एक संख्या 14 है तो मान लेते हैं 14 है यहाँ पे, तो b बराबर 434 गुणा 7। अब अगर इसे से काट देंगे 7 दूनी 14, तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 217, यानी दूसरी संख्या 217 आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर, देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे 9 लिखा है, लेकिन हमारा वीडियो के हिसाब से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या है। नीचे दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है। देखिए ये वाली रेखा की बात हो रही है, एल है और ये वाली रेखा एम है, के समांतर है। 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x कहाँ पे, ये रहा x और y ये रहा, ठीक है। हमको निकालना है 2x प्लस वाई का मान। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से अगर हमको x का मान मिल जाए और y का मान मिल जाए तो हम इसमें रख देंगे तो इसका पूरे पद का मान निकल आएगा। तो देखिए हम किस तरह इसका हल करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे एक रेखा है, यहाँ पे किसी भी बिंदु पे मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण होगा। किसी भी बिंदु पे 180 डिग्री का कोण होता है एक तरफ, और पूरा कर देंगे तब 360। अब इसी को हम लेकर सवाल को हल करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक रेखा है, ये देखिए समांतर रेखा तो सीधी है। तो यहाँ पे ये अगर पूरा कोण देखेंगे तो 180, 180 में 180 में से अगर इतना कोण 105 है तो इतना कितना बचा, 75 डिग्री, ठीक है। अगर ये 75 डिग्री बचा है तो इसी हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, हमको x का मान चाहिए। तो देखिए जो x का मान ये है ना, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है, ठीक। तो अगर ये x है, x निकालना है हमको, तो अगर हमको ये वाला पता चल जाए तो हम आसानी से x का मान रख सकते हैं। देखिए x का मान क्या होगा, अगर ये पूरा कोण देखा जाए पूरा यहाँ तक तो कितना हुआ, 180। 180 में से अगर 105 ऊपर वाला है तो नीचे वाला क्या बचेगा, नीचे वाला 75 बचेगा ना। ये वाला 75 बचेगा, ये वाला भी 75 बचेगा। हमको ये वाला चाहिए, ये तो चाहिए है नहीं। तो ये वाला जो 75 डिग्री है वही x का मान रहेगा, यानी x बराबर आ जाएगा यहाँ से 75 डिग्री, ठीक है। अगला अगर हमको क्या निकालना है, बाई। क्योंकि बाई का मान क्या रहेगा, मैं आपको बता दूं कि बाई का मान ये रहा, हमको ये निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हमको ये पता है ये वाला पूरा कितना होता है, 180, पूरा 180 होता है। तो पूरा 180 तो हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता बाई कितना है। तो बाई कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला कोण जो 60 है ना, ये जो 60, उतना ही कोण ये वाला 60 होगा, समझ गए। अगर ये 60 है तो फिर बाई वाला कितना बचा,
180 में से 60 घटा देंगे, y का मान आ जाएगा 120, यानी y का मान 120 आ गया और x का मान आ गया 75 डिग्री। तो अगर इसमें मान रख देंगे तो 2 गुणा 75 प्लस y का मान 120, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने, यहाँ पे 150 हो जाएगा, ये 120, ये आ जाएगा 270। तो इस क्वेश्चन का 270 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रीजनिंग का है। देखिए सीरीज का है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 3, 7, 13, 21 और 31 दे रखे हैं। देखो 3 के बाद 7 कैसे आया, 3 में 4 जोड़ दिया, 3 में कितना जोड़ दिया। इनका देखिए कोई भी सीरीज आप निकालते हैं कम पहले शुरू में आप अंतर करके देखिए, इन दोनों के बीच कितना अंतर है 4, और 7 और 13 के बीच कितना अंतर है 6, 13 और 7 21 के बीच कितना अंतर है 8, यानी अंतर 2 4 6 8, यानी 2 के हिसाब से बढ़ रहा है। और 21 और 31 के बीच कितना अंतर है 10, तब 31 और आगे आने वाली संख्या के बीच कितना अंतर रहेगा 12, यानी 31 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमको ये यहाँ पे वाली संख्या मिल जाएगी। तो जोड़िए 3 और 1 4, ठीक है, कितना हो गया 43। इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 होगा या कितना होगा। हमने सिर्फ यहाँ पे मैथ और 4-5 रीजनिंग के प्रश्न लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक संख्या, ये संख्या दे रखी है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको साफ दिख जाए। एक संख्या 8 3 2 5 2 7 6 9 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो देखिए ये वाली संख्या जो है ना, ये वाली पूरी संख्या मैंने यहाँ पे रख दी। अब क्या कहा कि प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाना। तो विषम अंक 3 है, 5 है, 7 है और 9, सब में से मैंने 2 घटा दिए। और क्या कहा है कि प्रत्येक सम अंक से 1 जोड़ा जाए। तो जो सम अंक 8 हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे इनमें 1 1 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए ये हमने जोड़ दिया, तो ये संख्या जो बनी, इसमें ये पूछा है कि कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो देखिए 3 जो है वो 1 से अधिक बार आया है और 5 1 से अधिक बार आया, यानी कितने अंक हो गए 2 अंक। तो इस प्रश्न का पहला ही उत्तर इस तरह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं, जो वीडियो के हिसाब से 5वां प्रश्न। और अगर आप टेस्ट का जो नंबर देखेंगे, टेस्ट के नंबर के हिसाब से ये टेस्ट वाली आंसर की थी, उसका 19वां प्रश्न है। तो इस प्रश्न को मैं पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ। प्रश्न को आप देख लीजिए, इसमें ग्राफ का प्रश्न है। निम्नांकित ग्राफ का, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए नीचे ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो दे रखे हैं, ये हजार में प्रोडक्शन है, किसी जो कंपनी द्वारा प्रोडक्शन किया गया है। पहले आपको दिखा देता हूँ कंपनी। देखिए इसमें लिखा है नीचे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है कि दो कंपनियों ए और कंपनी और बी का उत्पादन, ठीक, उत्पादन संख्या हजार में, वर्ष में कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए इसमें 2 कंपनियों के बारे में बात कही गई है, एक कंपनी ए, एक कंपनी बी। तो देखिए जो बी कंपनी है उसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया, सॉरी। तो बी के बारे में हम कोई डिटेल पे देखिए ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कंपनी ए के लिए 2015 से 16 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए 2015 में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए ए के लिए जो पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे ये गोला सा छोटा सा है और बी के लिए चौकोर सा है। तो बी वाली कंपनी का प्रोडक्शन है वो ऊपर दिखाया गया है, लेकिन बी के बारे में जब कुछ नहीं पूछा गया है तो बी के बारे में हम कुछ भी नहीं देखेंगे ऊपर। हमको कंपनी ए के बारे में सवाल पूछा गया है, तो सिर्फ कंपनी ए का जो डाटा है यहाँ पे हम इस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या लिखा है, कंपनी ए के लिए 15 से 16 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए प्रतिशत में पूछा गया है। देखिए ए के लिए 2015 में प्रोडक्शन कितना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला,
ये देखिए 3000 जो भी आइटम है 3000 किए गए प्रोडक्शन। और पूछा 2016 में देखिए 3000 से घट के यहाँ पे देखो 2500, ये लिखा है ना 2500, ये वाला, ये 2500 ये हो गया। यानी 2015 में इसको प्रोडक्शन 3000 था यहाँ पे, तो 2016 में कितना हो गया 2500। तो कमी आ गई, यानी कितनी कमी आई 0.5 की कमी आई। कितने पर 3 पर 0.5 की कमी आई। अब हमको ये प्रतिशत में चाहिए है, तो इसमें हम प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, अब ये प्रतिशत में माना जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएंगे, एक पॉइंट से वाला पॉइंट कट गया। अब क्या बचा 5 और 10 की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 का मतलब लगभग 17 आ जाएगा। ठीक, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन देखिए अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 17 का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे 22%, 25%, 20% और 15%। तो देखिए 17 से अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे तो जाना है नहीं, क्योंकि 17 पॉइंट समथिंग कुछ आना है। 17 से ऊपर बढ़ेंगे तो जो पहली वैल्यू रहेगी 20। अब इसी क्वेश्चन को आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, इसी ऑप्शन को। तो इसका यही वाला ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए एज से रिलेटेड है। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अब देखिए राम की आयु, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। सोम की आयु 25 वर्ष। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? देखिए अभी कितनी है राम, पहले यहाँ पे लिख दीजिए राम, यहाँ पे लिख दीजिए सोम। राम की आयु कितनी है 55 अभी, और सोम की आयु कितनी है 25। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? तो ये हमको निकालना है। देखिए आपके लिए इस प्रश्न के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ऑप्शन से ले लीजिए। आप ऑप्शन पहले 7 लेकर देख लीजिए, फिर 5 लेकर देख लीजिए और 10 वर्ष लेकर देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं 10 ही वर्ष लेता हूँ तो इसका 55 में से 10 कम करेंगे, 10 वर्ष पहले कितनी उम्र होगी 45। तब इसकी 10 वर्ष पहले कितनी उम्र होगी 15। देखिए ये इसकी 3 गुनी है, तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगर आप इसको प्रोसेस से करना चाहेंगे तो प्रोसेस से मान लीजिए कि हम कैसे हल करेंगे। मान लीजिए उसकी उम्र कितनी थी, अभी कितनी है 55, अब हमको, और उसकी कितनी है 25। सवाल ने कहा कितने वर्ष पहले ये वाली उम्र जो है इस वाली उम्र की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं मैं x वर्ष पहले थी, तो यहाँ पे आप x घटा दीजिए, और यहाँ पे भी जब इसमें से x करेंगे तो इसमें से भी। अब ये इसकी 3 गुनी, ये वाली जब 3 गुनी है, इधर वाली जब ये 3 गुनी है, तो इसको अगर हमने बराबर का निशान यहाँ पे लगाया है तो हमको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55 माइनस एक्स बराबर 75 माइनस 3x। अब इन 3x को आप इधर लाएंगे उठाकर, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2x, और ये 55 जब उधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 20, और 20 को जब 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो x का मान 10 यहाँ से आ जाएगा। तो चाहे तो आप प्रोसेस से कर लीजिए और चाहे आप ऑप्शन से कर लीजिए। प्रोसेस आता है तो सही, वरना ऑप्शन से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए रीजनिंग का है। अच्छा प्रश्न है इसलिए मैंने इसको लिया। रीजनिंग के कम से कम ही प्रश्न लिए हैं। 3 कथन, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऊपर 3 कथन, और उसके बाद निष्कर्ष 1 2 3 दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी आपको 720 की रखनी पड़ेगी कम से कम, क्योंकि ये जो फॉन्ट साइज है आयोग का दिया हुआ है, मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता। ज़्यादा बड़ा करता हूँ तो PDF हिल जाती है, फिर देखिए नीचे का नहीं दिखता है। देखिए आपको दिखाते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। सभी झरने नाले हैं, तो देखिए पूरे झरना नहीं लिखना, केवल झा लिख दीजिए। झरना हो गया, क्या है सभी झरने नाले, तो यहाँ पे ना लिख दीजिए। कुछ नाले खाड़ियाँ, देखिए कुछ नाले, नाले में से कुछ खाड़ियाँ बना दी। ठीक, कोई खाड़ी नल नहीं। अब देखिए नल के लिए केवल ना बना लीजिए, खाड़ी और नल का कोई संबंध नहीं है।
ये देखिए दे रखे हैं 3 कथन, जैसा कथन था वैसा हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए इसमें से पूछा गया है कि कितने निष्कर्ष सही हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, जैसे ये कथन दे रखे हैं ना ऐसे, इस हिसाब से आप इसी हिसाब से अपना टिक मारते। कुछ नाले खाड़ियाँ हैं, पहला कथन है, पहला निष्कर्ष है कुछ नल खाड़ियाँ हैं, तो देखिए नल ये रहा, यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, नल ये रहा और खाड़ी आ रही। उसने पहले ही कह दिया है कि कोई नल खाड़ी नहीं है, तो ये वाला कथन देखिए गलत हो गया। ठीक, कोई झरना नल नहीं, अब देखिए ये रहा झरना, ये रहा नल। झरना नल है या नहीं है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया है। हो सकता है ये थोड़ा सा इधर हम लंबा करके से बना लेते। अगर ये कहता कुछ झरना नल नहीं तब सही था, उसने कहा कोई झरना नल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ नाले झरने हैं, देखिए नाला ये रहा, ये बड़ा वाला डायग्राम नाले, कुछ नाले झरने, तो यानी नाले का कुछ भाग तो झरने के अंदर है, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का केवल तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखा है, केवल निष्कर्ष तीसरा सही है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो गया। इसका दूसरा ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, या आप टेस्ट सीरीज खोल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे नवा प्रश्न है। ये देखिए ऊपर दिख रहा है 9, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, पूरा प्रश्न देखे। ठीक है, अब 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न पहले तो आप करिए ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से आपको मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको फिलहाल प्रोसेस से बता देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन से बताऊँगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम प्रोसेस से। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तो देखिए जो 6 वर्ष की पहले बात कर रहा था, हम 6 वर्ष पहले ही मान लेते हैं, तो 6 वर्ष पूर्व, देखिए डॉटर की यानी पुत्री की आयु के लिए हम क्या मान लेते हैं x, ठीक, और फादर की आयु मान लेते हैं हम 6x। ये कब है, 6 वर्ष पूर्व थी, यही कह रहा है ना 6 गुनी थी। अब देखिए वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, अगर हम वर्तमान आयु निकालेंगे तो इसकी हो जाएगी 6x प्लस 6, और इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 6, क्योंकि 6 वर्ष बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यहाँ पे जब प्लस 3 और करेंगे, प्लस 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, कलर थोड़ा चेंज करूँ, पिता की आयु हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 6x प्लस 6 प्लस 3, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 6 प्लस 3, यहाँ पे जुड़ जाए, यानी x प्लस 6 प्लस 3। अब उसने, ये हो जाएगी ना 3 वर्ष बाद। अब उसने कहा ये वाली जो आयु है इसकी 3 गुनी होगी, तो ये वाली जब अगर 3 गुनी है तो इसमें हमें 3 से गुणा अगर कर दें, यहाँ पे मान लीजिए गुणा हमने 3 से कर दी, तो इनके बीच बराबर का निशान लग जाएगा। अब जब बराबर का निशान लग जाएगा तो हम इससे हल करके x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए हल करते थे, यहाँ पे हो गया 6x प्लस 3 और 6 मिलके हो गए 9, बराबर, ये वाला बराबर निशान यहाँ पे x प्लस, अब देखिए ये 3 बाहर है और अंदर है x प्लस 9, देखिए x ये रहा और x प्लस 3 अंदर, ये ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि हमने 3 से गुणा किए, तो ये हो गया x प्लस 9 गुणा 3, 3 की पूरे में गुणा होगी, यहाँ पे ये हो गया 9। अब यहाँ पे अब हल करेंगे तो 6x प्लस 9 बराबर 3x प्लस 27, ठीक, 3x प्लस 27। अब इसको यहाँ से अगर आप 3x घटा देंगे तो यहाँ पे बचेंगे 3x और यहाँ पे बचेगा 18, यानी अगर हम इधर लिख दें यहाँ पे तो 3x, देखिए इसको हम वो बना देते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे कर लिया है, तो इधर बचा 3x बराबर 3x बराबर 18 और x का मान हो गया 3 छक 18, x का मान कितना आ गया 6 वर्ष। यानी जो ये वाली आयु है ना, जो 6 वर्ष, अब से 6 वर्ष पहले
पुत्री की आयु कितनी थी 6 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी थी 6 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36। और पूछा क्या गया पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु हमने क्या निकाली x + 6, तो पुत्री की वर्तमान आयु में देखिए 6 है, 6 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो इस प्रकार इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसी प्रश्न को ऑप्शन से कर सकते थे। मान लीजिए पुत्री की आयु आप अगर 17 वर्ष मानते, पहला ही ऑप्शन ले लेते, मान लीजिए 17 वर्ष मानते तो पिता की आयु कितनी होती, अभी वर्तमान में तो बताया ही नहीं गया 6 वर्ष बाद, अगर वर्तमान 17 मानते तो 3 वर्ष बाद यानी 3 इधर करेंगे और पिता की आयु कितनी होनी चाहिए फिर बीतियाँ 60 होनी चाहिए, यानी वर्तमान में 60 होनी चाहिए, ऑप्शन से करेंगे तब। अब पूछा क्या गया वर्तमान यही पूछा गया है, लेकिन इस हिसाब से देखिए अब 6 वर्ष घटा के देखिए, तब 6 वर्ष घटाएंगे तब कितना रहेगा 14, इधर यहाँ पे 6 वर्ष घटाएंगे तब वर्तमान से, वर्तमान में कितने लिए हमने 17, और तब इसकी वर्तमान में कितनी हो जाएगी 3 कम कर देंगे 57। अब इसमें से 6 वर्ष कम करेंगे 17 में से 6 वर्ष, तब कितना बचेगा 11, यानी 11 और इसमें 6 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 51, यानी 11 और 51 का कोई रिलेशन है नहीं। उसने कहा इसका ये 6 गुना होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन लेके दिखाते हैं। अगर आप ये लेते हैं वर्तमान आयु पूछी, वर्तमान आयु पुत्री की कितनी है, मान लीजिए हमने 12 ले लिया, तो पिता की आयु कितनी हो गई नहीं पता, लेकिन 6 वर्ष पहले बता रहा है, 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी 6 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी थी 6 की 6 गुना यानी 36 वर्ष। अभी पिता की आयु कितनी हो गई 42 वर्ष, इस हिसाब से निकाल लिया। अब उसने कहा 3 वर्ष बाद इनकी होगी 3 गुना, 3 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तभी हो जाएगा 15, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। देखिए 15 3 45, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन एकदम राइट सही है। तो हमने ऑप्शन से निकाल लिया। अगर आपको प्रोसेस आता है तो प्रोसेस से निकाल लीजिए, नहीं निकाल पा रहे तो ऑप्शन से ले लेके देख दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये पहला ही ऑप्शन पड़ जाता तो थोड़ा आसान हो जाता। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां रहेगा। देखिए इस प्रश्न को, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ठीक है। a² - b² बराबर होता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - b। इसका फार्मूला मैंने पहले ही लिख दिया था, जिससे कि आपको थोड़ा बताने में समय कम लगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये इस वाले समीकरण को हल करके a का मान निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कौशिक थीटा जो है ना, इसका मान होता है 1/sin थीटा, ये माइनस कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर लगाए, इधर बराबर है 1 - कॉस थीटा बटे ए, तो चलेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे हर एक जैसे हैं, तो ऊपर बचा 1 - कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा ऐसा का ऐसे ही। अब ये जो स्क्वायर लगा है, इस स्क्वायर को यहाँ पे अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे अलग हो गया। अब इधर क्या बचा 1 - कॉस थीटा बटे ए। अब देखिए इधर 1 - कॉस थीटा बटे, पेन का कलर लूँ, ये 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर 1 - कॉस थीटा सिंगल, तो इसको हम देंगे इससे काट, तो स्क्वायर जाएगा कट। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 - कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है 1 - कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बचेगा 1/a, यहाँ पे 1 बचा। तब आगे हल करते हैं, तो 1 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/a। अब हमको a का मान चाहिए, तो देखिए इस जो आया है वो ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस हिसाब से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ इसका मान निकालेंगे तो ये कॉज स्क्वायर थीटा उस पार जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से कट कर इधर पहुँच जाएगा। तो यही हम मान यहाँ पे रखेंगे, कॉज साइन स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 - आगे हम लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं 1 - कॉज थीटा बटे, ये वाला हमने यहाँ पे रख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 - कॉज स्क्वायर थीटा, 1 - कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1/a, ठीक। 1/a बचा। अब देखिए हम एक पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, तो
एक स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको एक बार कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी जब ए माइनस बी में हम खोलेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार बनेगा इसका। देखिए इसको हम आगे लिख लेते हैं थोड़ा। क्या आया था हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया बराबर 1 बटे ए। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला ऐसा ही रहा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया सूत्र, तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरी ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक बराबर, अब यहाँ पे बराबर का निशान ये वाला रहा 1/ए। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, इधर क्या बचा 1/1 प्लस कॉस थीटा, इधर क्या बचा 1/ए। अब हम यहाँ इनको उल्टा कर देंगे तो अब हमारा सिर्फ ए का मान आ जाएगा, क्योंकि ए के हिसाब से देखा जाए तो 1 प्लस कॉज 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए का मान क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां रहेगा हमारी सीट के हिसाब से। देखिए ये वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा आसान है, लेकिन आप कहीं इसमें उलझ ना जाएं। आपको अगर इस तरह का कोई सवाल मिल जाए, इस तरह का है, यहाँ भी x/y, यहाँ जो सॉल्व करना उसमें भी x/y इसी रूप में है, तब आप सीधे सीधे x का मान 3 रख दीजिए और y का मान 2। देखिए अगर आप x का मान 3 रख के देखिए, यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर लग जाएगा, प्लस y की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे में 9 माइनस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 13/5। तो इस प्रश्न का 13/5 पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग 12 प्रश्न कर चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 100 मिनट में 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 60 मिनट तक 70 मिनट की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए हम आपको बता दें कि कोई व्यक्ति अगर चलता है तो उसकी औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसने आप फार्मूला लगाना है, कुल दूरी, उसने कुल कितनी दूरी चली और बट्टे में कुल कितना समय लिया, यही उसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या है, 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो कुल दूरी उसने कितनी चली। तो हमको कुल दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना है, 100 मिनट की 20, ये रही चाल, ये रहा समय, तो कैसे निकालेंगे 100 गुणा 20 प्लस, अगली बार में क्या किया उसने, अगली बार में किया 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट, यानी 50 गुणा 70। ठीक, और नीचे क्या आएगा बटे कुल समय, हमने यहाँ पे कुल चाल लिख दी है, कुल चाल नहीं आएगा, कुल समय। तो यहाँ पे हम कुल समय लिख देते हैं, या समय लिख दिया, कुल समय। कुल समय उसने कितना लिया है, 100 मिनट लिया पहली बार में, अगली बार में कितना ले लिया 50 मिनट, यानी कुल लिया समय 150 मिनट। ठीक, अब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3500, 2000 और 3500 कितना हो गया 5500, 5500 बटे 150। अब जीरो से देखिए जीरो कट गया, अब बचा गया यहाँ पे 15, थोड़ा मैं ठीक से लिख दूँ, यहाँ पे बचा 15, जीरो से जीरो कट गया तो 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये वाला जीरो बचा क्या 110/3, यानी 110/3 मीटर प्रति मिनट औसत चाल रहेगी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर, एक्स और वाई, थोड़ा जूम कर दूं अच्छा से दिखे।
एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी एक्स एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है और वाई 12 दिन में। यदि वे वैकल्पिक, यानी एक दिन वो करने आएगा तो एक दिन दूसरा है। उसने लिखा है ना, एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, इसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों को उसी कार्य को करने में कुल कितने दिन समय लगेगा। ठीक, तो देखिए हमको पहले तो पता ये होना चाहिए कि टोटल कार्य है कितना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इसका सबसे आसान तरीका है, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए ये 8 और 12 को देखकर आप ऐसे अपने मन से कोई संख्या ले लीजिए जिसको ये दोनों काट दें, और वो संख्या छोटी से छोटी लीजिए जो बहुत बड़ी ना हो जाए, जिससे हमारा सवाल हल करने में कठिन हो जाए। अगर आप बड़ी ले लेंगे तब भी हल हो जाएगा, लेकिन सवाल उतना ही बड़ा हो जाएगा। पेपर में हमको बहुत कम समय मिलता है, इसलिए कम समय में ज़्यादा सवाल हल करना। तो 8 और 12 ऐसी कौन सी संख्या है, अपने हिसाब से सोच लेना है। तो ये देखिए 24 में सोच लिया, क्योंकि 24 को 8 से काटेंगे तब भी कट जाएगा और 12 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। अब हमको क्या करना है, 8 से, वैसे एलसीएम निकालना बता देता हूँ। 8 और 12 का अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, आप बिगिनर हैं, तो कैसे करेंगे, ऐसी संख्या से काटिए जिससे दोनों कट जाएँ। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। अब बच्चे कौन, ये बच्चे किसी से कटेंगे नहीं, इनकी गुणा कर लीजिए, 2 तियाँ 6 और 4 और इन 3 की गुणा, इन तीनों गुणा करेंगे तो 24। देखिए 24 ही आया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हमको ये 8 दिन में कार्य तो कर सकता है उस कार्य को, लेकिन इसकी क्षमता एक दिन में कितने कर सकता है वो हमको निकालना है। तो हम 8 से क्या करेंगे, 24 को भाग करेंगे, तो 8 तियाँ 24, यानी इसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, यानी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। और इसी तरह ये जो 12 वाला है, जो 12 दिन में कर सकता है, उसकी अगर क्षमता निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 24 को भाग करेंगे तो इसकी क्षमता है 2, यानी ये वाई जो है एक दिन में 2 कार्य कर सकता है और एक्स 3 कार्य कर सकता है। अब ये कह रहा है एक एक दिन छोड़ के ये लोग काम करने जाते हैं तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको नहीं आता, बिल्कुल बिगिनर है, तो आप क्या करिए, दिन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 इस तरह लिख लीजिए। तो पहले दिन पे कितना कार्य होगा, 3, दूसरे दिन पे कितना कार्य होगा, 2, अगले दिन पे फिर 3 कार्य, फिर अगले दिन पे 2। इस हिसाब से आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना 9 दिन तक दिया गया है, तो आप 9 तक लाइन लिख लीजिए, ठीक है, 6 7 8 9 तक। तब आप जोड़ेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप थोड़ा एडवांस हैं, जानते हैं, तो आप अगर इनको देखेंगे तो कि 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 5, यानी 2 दिन का कार्य 5 हो रहा है। टोटल हमारे पास कार्य कितना है, 24। तो 5 से अगर हम 24 को भाग कर दें तो देखिए 5 चौक 20, यानी जोड़ा, यानी 2 दिन में 5 कार्य होता है। तो अगर हम 2 दिन को जोड़ के 24 को भाग करते हैं तो 4 का 12 आता है, यानी 4 का 12 आता है, यानी 8 दिन में, यानी 8 दिन, 4 का दोगुना हो जाएगा क्योंकि 2 दिन का हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, 2 दिन का। तो यानी 8 दिन में टोटल कितना कार्य हो जा रहा है, 20 कार्य हो जा रहा है। 8 दिन में कितना कार्य होगा, 20। अब बचा कार्य कितना, 4। जब 4 कार्य बचा है 8 दिन में, 4 कार्य जो बचा है 8 दिन के बाद, तो उसको कौन कार्य करने जाएगा, उसको ए जाएगा कार्य करने, ए नहीं, एक्स से जाएगा। एक्स की क्षमता कितनी है, 3, तो वो एक दिन और काम करेगा, तो एक दिन और कर दिया तो कितने दिन हो गए, 9। अब कार्य उसकी क्षमता कितनी है, 3, तो 4 में से अगर 3 घटा देंगे क्या बचा, 1। अब 1 को कौन कार्य करने जाएगा, वाई। तो वाई की क्षमता क्या है, 1/2, यानी जो एक कार्य को 1/2 दिन में, आधा दिन में वो कर देगा। तो टोटल कितने दिन हो गए, 9 दिन ये और आधा दिन ये, कितने हो गए, 9.5 दिन। तो 9.5 दिन वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चाहे आप इस तरह कर लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं तो मैंने इस तरह करवा दिया। अगर ज़्यादा जगह मिले तो आप यहाँ पे एक एक दिन करके भी कर सकते हैं, एक एक दिन नोट कर लीजिए, 1 2 3 ऐसे 9 दिन करेंगे तब भी आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए ग्राफ का है। इसमें निम्नांकित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऊपर पढ़ रहे हैं हम, अलग अलग विषयों के बारे में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए गर्ल्स के लिए ये वाली लाइन रही और बॉयज के लिए ये वाली लाइन रही। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने पे आप देखेंगे तो जो ये वाला है ना, चौकोर से ऊपर वाला जो ग्राफ है ये लड़कों का है
और नीचे वाला ये लड़कियों का है। अब हमसे पूछा गया केवल लड़कियों के बारे में, देखो तो इसमें क्या लिखा है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या है। तो लड़कियों का पूछा गया है। तब देखिए हम निकालते हैं काय काय में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। तो इस विषय में लड़कियों का पूछा गया है। लड़कियाँ क्या है, ये देखिए ये यहाँ पर है दूसरी, ठीक। तो इनका अनुपात भौतिक विज्ञान में कितना है, 135। डाटा देखिए यहाँ पे दिए गए, ये वाला लिखना है 135। अनुपात भौतिक विज्ञान में कितना है, 185 है। अभी देखते हैं कितना है, ये रहा 195। रसायन विज्ञान में कितना है, 195। और जीव विज्ञान में कितना है, यहाँ पे जीव विज्ञान में कितना दे रखा है, 165। तो ये आपको हो गया 165। देखिए आपके पेपर देने जाएंगे वहाँ साफ दिखेगा, ये यहाँ पे PDF है, थोड़ा एडिट किया है। तो ये और असल में वहाँ से आयोग से ये छोटी होती है लोड, लेकिन पेपर पे आप देंगे तो वहाँ पे एकदम बढ़िया रहती है। मैंने इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की है, बड़ा बड़ा नहीं किया है, वरना आप कहेंगे ये लोकल बनाई हुई है, इसलिए मैंने ऐसी की ऐसी उतार दी। अब इसको आप काट दीजिए, 15 से 15 में 135, 15 एकम 15, 15 3 45 कट जाएगा। और ये 15 एकम 15, 15 एकम 15, यानी 9:13:11। यानी इस प्रश्न का ये वाला ऑप्शन 9, 13, 11 जहाँ भी रहेगा आप इसे मार दीजिए, 9, 13, 11, यानी इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न है आज का इस वीडियो का। द्विघात समीकरण 4x² 7x - 21 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। देखिए समीकरण अगर ये रहे, ax² + bx + c = 0, ये आदर्श समीकरण द्विघात। तो इसके अगर मूलों का योग पूछा जाए, मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा + बीटा योग मूलों का योग होता है -b/a। या बी कौन सा, ये वाला, और ए कौन सा, ये रहा। तो इस हिसाब से इस समीकरण की तुलना में इस वाली समीकरण से करेंगे, तब यहाँ पे ए का मान आ जाएगा 4 और बी का मान आ जाएगा 7। तब इस समीकरण के अगर मूलों का योग निकालेंगे तो अल्फा + बीटा बराबर -b की जगह क्या है 7, 7/a की जगह क्या है 4, 7/4। यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर। देखिए इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तीनों आपस में बराबर रहेंगी, प्लस तीनों कोण भी बराबर रहेंगे। और तीनों कोण होते कितने डिग्री के हैं, 60-60 डिग्री के, ठीक। अब देखिए हम सवाल को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी का क्षेत्रफल हो, उसको हम क्षेत्रफल ना लिखकर ऐसे डेल्टा बना देते हैं या त्रिभुज बना देते हैं। इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4, √3/4 a²। ए क्या होता है, त्रिभुज की भुजा, तो भुजा क्या देखिए 14। देखिए ये सूत्र मैंने पहले भी लिख दिया था। अब यहाँ पे आप a की जगह 14 का मान रख दीजिए। जब आप a की जगह 14 का मान रख देंगे तब ये आ जाएगा √3/4 गुणा 14 गुणा 14, क्योंकि वर्ग है तो इसको हमने 2 बार गुणा कर दिया। अब 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और फिर से काट दीजिए 2 सत्ते 14। अब 7 सत्ते 49 √3। देखिए 49 √3 इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो का 17वां प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए कहने में काफ़ी दिखने में बड़ा है। ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो कार्य कितनों दिनों में पूरा होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ए की क्षमता क्या है, ए बी सी इस कार्य को 11 दिन में और बी 20 दिन में और सी 55 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने से क्या होगा, एक आदमी की क्षमता पता चल जाएगी कि एक आदमी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। देखिए इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 11, 20 और 55 का एलसीएम हम निकाल के दिखाएं। पहले 11 से ही काट देते हैं, 11 कम 11, 20 से छूट जाएगा,
11 पंजे 55। हमने क्या किया, इनका गुणनखंड कर रहे हैं। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब इन सब की गुणा करेंगे, 11 5 और नीचे 4 की 5 चौक 20 और 11 की गुणा करेंगे तब हो जाएगा 220, यानी इनका एलसीएम होगा 220। अब इनको देखिए क्षमता निकालेंगे तो 11 से 220 में भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी क्षमता हो गई 20। और इससे करेंगे तब इसकी क्षमता निकलेगी 20 की, 20 वाले की तो 11 आ जाएगी क्षमता। और सी वाले 55 से भाग करेंगे तो यहाँ पे इसकी क्षमता आ जाएगी 4, यानी दोनों की इन तीनों की एफिशिएंसी निकल गई, एक की और ये बी की और ये इधर वाली सी की। अब हमको क्या बताया गया है सवाल में, अब आप देखिए इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है, हमने क्षमता निकाल ली, अब आगे जगह खाली करते हैं। तो ए का मान आया 20 और बी का मान आया 11 और सी का मान आया 4। ठीक, अब क्या कहा, अब दिन बना लीजिए 1 2 3 4 5 6। क्या कहा गया है कि विषम संख्या वाले दिन पर ए की सहायता बी करता है, यानी विषम कौन से, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो पहले दिन पे कौन कार्य करता है, देखिए दिन के हिसाब से मैंने बनाया था। जैसे पहला दिन मान लीजिए एक, पहला, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। ए की क्षमता क्या लिखी थी, ए की क्षमता थी 20 और बी की क्षमता थी 11 और सी की क्षमता थी 4। अब इसमें सवाल में कहा गया है कि ए पहले दिन जो है ना विषम दिन पर ए और बी कार्य करेंगे। विषम दिन कौन सा रहेगा, 1 2 1 और 3 5, इस तरह 7 है ना। तो पहले दिन पे कौन कौन कार्य करेगा, ए प्लस बी। ए की क्षमता कितनी है 20, बी की क्षमता 11, यानी पहले दिन पे कितना कार्य होगा 20 प्लस 11 यानी 31। दूसरे दिन पे कौन कार्य करेगा, दूसरे दिन पे कार्य करेगा ए प्लस सी। उसने यही ना कहा कि विषम संख्या वाले दिन, सम संख्या वाले दिन ए सी की सहायता करेगा, यानी ए प्लस सी। कितना हो गया, ए की क्षमता कितनी है 20 और सी की क्षमता है 4, यानी हो गई 24। तो इस तरह अगर एक दिन का काम 31, दूसरे दिन का काम 24, इसी तरह फिर अगले दिन का काम 31, फिर अगले दिन का काम 24, तो यानी 2 दिन में देखा जाएगा तो कितना काम हो रहा है 55। यानी टोटल 2 दिन में ये तीनों लोग मिलकर 55 कार्य कर लेते हैं। और टोटल हमारे पास कार्य कितना है, टोटल कार्य हमारे पास कितना है, जो 11 20 और 55 का जो एलसीएम निकला था वो टोटल कार्य था। टोटल कार्य कितना था 220। जब 2 दिन में 55 कार्य होता है, 2 दिन का जोड़ कितना आया था 55, 2 दिन का 55 कार्य होता है तो टोटल कार्य 220 है। इसको हम अगर 55 से भाग करेंगे तो 55 चौका, यानी 4 दिन में काम निपट जाएगा 55 के हिसाब से। लेकिन 55 कार्य एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का है। तो यहाँ पे 4 में 2 से और गुणा करके तो कुल आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8 आंसर आ जाएगा। यानी ये तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको क्वेश्चन को एक बार अपने आप करिए, कुछ दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को पॉज करके हल करिए। ठीक है, आसान प्रश्न है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 50 है। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा जी बराबर पी टी, पी बड़ा है टी, इस तरह अगर यहाँ पे से बराबर निशान लगाए, इधर लिखा है क्यू बड़ा है या छोटा है आर या छोटा है एस, अगर इस तरह का कुछ भी कथन दिया है और ऑप्शन में इनका रिलेशन, इनके बारे में कुछ बड़ा या छोटा के बारे में पूछा है, इधर का इस पार्ट का इस पार्ट का, तो हमेशा गलत ही आएगा, यानी वो ऑप्शन हमेशा गलत रहेगा। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के लिए आधार पर सत्य है। तो देखिए ये रहा कथन। कथन में क्या दे रखा है, ये देखो बता दूं, ये क्या, जैसे जी ये निशान लगा है और ये जैसे जी बड़ा निशान है, ऐसे पी, इसका मतलब है जी बड़ा है पी से या पी के बराबर है, लेकिन छोटा नहीं है। ठीक, जी बड़ा है या बराबर है किसके, पी के, यानी ये वाला जो दे रखा है ना, इस हिसाब से हमको निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है, जी बड़ा है या बराबर है डी के, तब कहाँ जी ये रहा और डी ये रहा,
जी की तरफ निशान हो गए इस तरह के निशान, और डी की तरफ निशान हो गए इस तरह के, बीच में निशान आ गया बराबर का। तो ये वाला कथन हमेशा हो जाएगा गलत। मैंने बोल दिया अगर इस पार का रिलेशन इस पार से पूछेंगे, और अगर एक तरफ चिन्ह इस तरह के हो गए और दूसरी तरफ चिन्ह ऐसा हो, तो ये हमेशा गलत ही होना है। तो ये वाला कथन गलत हो गया। अगला देखिए, जी बड़ा है टी से। देखिए यहाँ पे जी बड़ा है टी से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन, अगले कथन में क्या दे रखा है, जी बड़ा है टी से। तो देखिए यहाँ पे जी टी से बड़ा है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। जैसे ही आपको सही मिल जाए आप आगे के मत देखिए, क्योंकि पेपर्स में इतना समय नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए एन बड़ा है टी से, देखिए एन इस तरफ है टी इस तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा। पी बड़ा है डी से, देखिए डी इस तरफ है पी इस तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम में नहीं करना, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19वां है वीडियो के हिसाब से। देखिए इसमें पहले आपको प्रश्न पढ़वाता हूँ। प्रश्न पढ़िए। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? यानी दिन ढूंढना है, संडे को हुआ था, मंडे को हुआ था। तो इसके लिए आप देखिए, ये जो मैंने बनाया है ना ये चार्ट, ये वाला, इसको आप पहले ध्यान से पढ़िए। पहले ये आपको बताते हैं, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद ये वाला सवाल हल करते हैं। देखिए ये जो दे रखा है ना, ये देखिए जनवरी, देखिए हरा, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये मंथ कोड है नीचे 144025036146। ये देखिए दिसंबर का कोड है, ये नवंबर का कोड है, इसी हिसाब से मैंने लिखा, ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड, इसी हिसाब से ये 12 दिन है और ये 12 कोड लिखे हुए हैं। अब देखिए ये कोड का, ये यहाँ पे देखिए ये एन वाई का मतलब नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कब होते हैं? जो लीप ईयर ना हो। लीप ईयर कौन से होते हैं? जैसे 2012 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, यानी 4 वर्ष बाद लीप ईयर आते हैं। अगर लीप वर्ष में कोई जनवरी या फरवरी में दिन पूछता है, तब उसके लिए जनवरी का कोड 0 लगाएंगे और फरवरी का कोड 3 लगाएंगे, यानी एक एक कम कर देंगे, बाकी महीनों के लिए समान रहेगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया, ये मंथ कोड हो गए। ठीक, ये लीप ईयर के लिए हो गया मंथ कोड। अब देखिए दिन का कोड दिखा देते हैं। दिन का कोड में आप ये देखिए, ये जो है ना इतनी टेबल, इतने को देखिए। अगर शेषफल 0 आए, शेषफल कैसे 0 आएगा अभी हल करके दिखाते हैं। तो शेषफल 0 आएगा तो शनिवार, 1 आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा तो बुध, 5 आएगा तो बृहस्पति, 6 को शुक्र। ठीक है, अब तीसरी चीज देखिए। तीसरी चीज क्या है? ये रहा, ये क्या है? सेंचुरी कोड। यहाँ पे क्या रहा? सेंचुरी कोड। इतने को देखिए आप। सेंचुरी कोड में, सेंचुरी कोड में क्या दे रखा है? देखिए ये जो 15 है ना, 1500 के लिए सेंचुरी कोड 0, 1600 के लिए, सॉरी 1600 नहीं दिख रहे हैं, 1500 के लिए सेंचुरी कोड 0, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 0। ये वही बार बार रिपीट होंगे। 0 642, देखिए यहाँ पे 0 6 4 2, फिर 0 6 4 2, जो जो बढ़ेंगे आप ऐसे रिपीट होते रहेंगे। ठीक, अब फार्मूला दिखा देते हैं। फार्मूला में क्या दे रखा है? देखिए डेट यानी तारीख वाले दिन, जैसे 15 अगस्त को पूछा तो 15 अगस्त यहाँ पर आ जाएगा। अगस्त का कोड मंथ कोड, ये ईयर से 15 अगस्त 1947, तो ईयर 1900 नहीं लेना, केवल 47 लेना है। ठीक, यहाँ पे ईयर का चौथाई यानी 47 का चौथाई, यानी 4 से भाग करेंगे 47 को, जो बचेगा वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी? 1900 भी है, 1947 पूछे तो उसका सेंचुरी कोड क्या रहेगा? 0। ठीक, अब हम आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए किसी ने पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था,
तो आप क्या करिए, देखिए 15 लिखिए, ठीक। अगस्त का कोड 3 होता है, अभी आपको दिखाते हैं ऊपर, प्लस 47 लिखिए, ये वाले 47, ठीक। 47 का चौथाई कितना होगा, 11, प्लस अब 19वीं शताब्दी है तो सेंचुरी कोड 0। 5 चीज़ें लेनी है, 1 2 3 4 5, सेंचुरी कोड हो गया 0। भाग करना है कितने से, 7 से, 7 से भाग करेंगे, इन सबको आप जोड़ेंगे तो इसको आ जाएगा मान 69/7। अगर 7 से काटेंगे तो 7 निम 63 बचेगा 6। अगर 6 शेषफल बचता है तो दिन कौन सा आएगा, फ्राइडे, ठीक। इसी हिसाब से हम कोई सा भी किसी भी सन का आप निकाल सकते हैं, किसी भी ईयर का। बस इन मंथ कोड आपको याद रखना है। मंथ कोड कैसे याद करेंगे, मंथ कोड कैसे याद करेंगे, 1440, 250, 36, 140, ऐसे याद कर लीजिए। और जनवरी फरवरी का लीप बस रहे तब 0 और 3 रहेगा, लेकिन बाकी महीनों का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला जो है ना, अमित के पुत्र का, आप प्रश्न देख लेते हैं। अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। तो देखिए क्या करना है हमको, 10 तारीख पहले लिखिए, 10 प्लस जनवरी का कोड देखिए 2012 है, लीप ईयर है तो जनवरी का कोड रहेगा 0 0, प्लस अब क्या दे रखा है, जनवरी के 2012, तो लिखिए यहाँ पे सिर्फ 12, ठीक। 12 का चौथाई 3। अगर यहाँ पे 15 होता तब भी जो चाहती हैं 12 ही लिखते, जो 3 एक्स्ट्रा बचा उसको छोड़ देते और आंसर चेंज नहीं होगा, वो सिंपल के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक। अब सेंचुरी कोड क्या है, 2000, 2000 के लिए कोड क्या है, 2000 सेंचुरी कोड 6, तो यहाँ पे लिखिए 6, डिवाइड करेंगे हम 7 से। अब देखिए 12 3 15 उधर 25, 25 और 6 31, 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना, शेषफल 3। जो शेषफल 3 बचेगा, जो शेषफल 3 बचेगा वो यहाँ से मिलाएंगे, शेषफल 3 पे क्या है दिन, मंगलवार, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी सन का किसी भी ईयर का आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत से मैंने ये वाला फार्मूला ये सब नोट करके रखा है आपको, क्योंकि मैं अगर ये दोबारा यहाँ पे बनाता तो बहुत समय लग जाता। अब इस प्रश्न को देखते हैं, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न को हम करते हैं हल। ज़्यादा लंबा चौड़ा मत पढ़िए, रीजनिंग का प्रश्न इतना मत पढ़िए क्योंकि वहाँ टाइम लगाने का मतलब है नहीं। आप प्रैक्टिस किए होंगे तो बस यहाँ पे देखिए 4 25 6, 4 25 6, यानी किस हिसाब से ये 3 लिखे गए हैं उसी हिसाब से 3 28 9 लिखे हैं, तो उसी हिसाब से इनमें से कौन लिखा गया वो बताना है। तो देखिए 6 और 4 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, और एक और जोड़ दिए तो बन गए 25, ठीक। इसी हिसाब से इसमें देखिए 3 और 9 की गुणा करेंगे तो होगा 9 3 27, एक और जोड़ देंगे तो हो गए 28। देखिए इस हिसाब से इसमें कौन सा लिखा गया। अब देखिए 3 और 6 18, 18 में जोड़ेंगे 19, लेकिन कितना है 81, नहीं होगा। 3 22 3 में, ये 7 22 3 में क्या, 3 और 7 की गुणा करेंगे 7 3 21, एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 22, तो ये वाला देखिए सही है। अगला देखते हैं, 14 चौका 56, 56 में एक जोड़ेंगे तब कितना हुआ 57, है कितना 55, ठीक। अगला देखिए 12 और 8 96, एक जोड़ेंगे तब 97, लेकिन है कितना 96, तो ये सारे हो गए गलत, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया सही, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, 21वें सवाल पे हम आ चुके हैं धीरे धीरे, कुल 35 सवाल हैं। अब देखिए ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, पूरा प्रश्न देखिए। पूरे प्रश्न में कि 8 से बना है 14 और 12 से बना 22, अब 21 से क्या बनेगा ये ढूंढना है। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 में से 2 कम कर दिए 14, ठीक। ऐसे यहाँ पे करिए 12 दूनी 24, 24 में से 2 कम करिए 22, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 21 दूनी 42, अब 42 देखिए खुशी के मारे ये नहीं मार दीजिए, 42 में भी 2 कम करेंगे तब 40, ठीक। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4। देखिए इसका बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं, पूछा ए बी सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर
देखिए उल्टा एन, ऐसा 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 बनाइए, यानी इन दो की इनमें गुणा, दो तियाँ 6 अनुपात, इनकी गुणा इनमें 3 तियाँ 9 9 और इनकी गुणा 3 चौक 12। ठीक, अब इनको जो कट जाए काट दीजिए, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो 3 दूनी 6, अब इन्हें कर 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, जो कॉमन रहे वो काट दो। सब में इनमें 3 कॉमन है, इनमें भी 3 है, इनमें भी 3, तो क्या बचा 2 3 4, देखिए 2 3 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 घंटे में, थोड़ा छोटा करता हूँ, पूरा प्रश्न दिखना चाहिए। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। अब देखिए आगे 2 घंटा चलता है, लेकिन दूरी कितनी करता है नहीं पता, केवल समय बताया गया है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत चाल का मैंने आपको बताया, अगर आप कोई व्यक्ति औसत चाल चलता है तो कुल एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी हमको निकालनी है, कुल समय तो दे रखा है, क्योंकि पहले 3 घंटे बाद के 2 घंटे, कुल समय कितना है 5। अब एवरेज चाल भी दे रखी है 30, तो यहाँ पे रख दीजिए 30 बराबर कुल समय दे रखा है 5 है। अब उसने कहा पहले 3 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी, हमने यहाँ पे सूत्र का लिखा कुल दूरी, तो पहले 3 घंटे में 80 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितनी होगी 80, प्लस अगले 2 घंटे में भी तय की, 2 घंटे में कितनी तय की नहीं पता, तो मान लेते हैं 2 घंटे में उसने x दूरी तय की, हमको कुल दूरी से मतलब है। अब आप यहाँ पे गलती क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे इसमें, अगर 2 की गुणा कर देंगे इसमें, फिर बाद में x का मान 35 निकालेंगे, फिर मिलेगा नहीं, फिर कहोगे ऑप्शन गलत था। कुल दूरी पूछ रही तो हमको दूरी सिर्फ x मानना है, वही करना है, x का ही मान रखना है। अब 5 की गुणा इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 150 बराबर इधर हो जाएगा 80 प्लस x, इम्प्लाई दैट x का मान आ जाएगा 80 घटा देंगे 150 में तो कितना बचा 70। तो अगले 2 घंटे में उसने 70 किलोमीटर दूरी चली है, तो यही वाला इसका प्रश्न ऑप्शन ये वाला तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में क्या दे रखा है, बैंकट ने, अब देखिए ये ना थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, आसान है लेकिन अगर आपने नहीं किया है तब आपके लिए एक हो नहीं पाएगा एग्जाम में। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। बैंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, कितने में खरीदा नहीं पता, और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्चा किया, ये वाला। ठीक, पूरा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, प्रश्न को 2 बार पढ़ लीजिए अगर एक बार में ना अच्छे से पढ़ पाओ, ये रहा। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं उसने किसी अमाउंट पे खरीदा, हमको नहीं पता, अब उसने क्या किया, उस जितने में खरीदा उसका 10% लगा के और उस पर खर्च किया स्कूटर पे, तब वो जो स्कूटर हो गया 110%, उस हिसाब से जिस हिसाब से उसने खरीदा उसका हो गया 110%। लेकिन उसकी अगर कुल लागत वैल्यू देखी जाए, कुल लागत मूल्य उसके हिसाब से 100%। ठीक, जो खरीदा है उसका तो 10% हो जाएगा, लेकिन जो बैंकट का टोटल 100%। ठीक, अब देखते हैं, उसने कहा कि उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा, तब उसे 20% का लाभ हुआ। अब देखिए जब उसे 20% का लाभ हुआ है तो लाभ इस पे हुआ ना कि इस पे हुआ। ठीक, तो उसको इस पे 20% लाभ हुआ, यानी 20% बराबर 2200 रुपये। उसने कहा ना कि 2200 के लाभ पर बेचा तब 20% का लाभ हुआ, यानी 20% की वैल्यू 2200 के बराबर है। ये 20% कौन सा है, जो उसका टोटल अमाउंट लगा, टोटल अमाउंट कितना लगा खरीदने में प्लस मरम्मत पे, यानी टोटल अमाउंट, अगर यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकाल लें तो उसका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो 20% ये रहा, अगर हम इसको 100% निकालेंगे तो 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर गुणा करेंगे, यानी 100% बराबर हो गया
11,000 रुपये, यानी उसका बैंकट का कुल कितना खर्चा हुआ है 11,000 रुपये। ये 11,000 काय में खर्च हुआ, खरीदने प्लस मरम्मत दोनों में। लेकिन उसने पूछा है कि मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, ये तो हमारा टोटल निकल गया। अगर ये देखा जाए मरम्मत का अगर हमको अलग निकालना है तो इसको वैल्यू हम 110% रखेंगे। क्यों 110 के परसेंट के बराबर रखेंगे, क्योंकि उसने खर्च किया था मान लीजिए खरीदने पर 100 रुपया, अब उसने 10% उस पर मरम्मत पे लगाया, तो अगर उस हिसाब से निकालेंगे तो ये हो गई 110%। खरीदने के हिसाब से 110% बराबर हो गया 11,000। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, केवल 10%, यानी 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, और यहाँ पे बचा 11 एकम 11, यहाँ पे बचा 10%। 10% बराबर ये बचेगा 1,000, यानी 1,000। ठीक, यानी उसने मरम्मत पर जो 10% खर्च किया वो कितना आया, क्या निकाला हमने, 10% बराबर 1,000। ठीक, यानी उसने मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च किया, तो खरीदने में कितना खर्च किया होगा 10,000 का, यानी उसने 10,000 का खरीदा, 1,000 मरम्मत पर खर्च कर दिया और 2200 रुपये ज़्यादा पर बेच दिया। ठीक, तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आया तो दोबारा फिर इस वीडियो को पॉज करके देखिए, खुद सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न रीजनिंग का है। इसमें PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े बैठे हैं। SP और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए एस जो है P और R, एस देखिए P और R के ठीक बगल में बैठा है। R S और Q, R S और Q के ठीक बगल में बैठा है। ठीक, क्यू आर और टी के बगल में बैठा है। तो इसका मैंने डायग्राम बना दिया है, ये उत्तर की ओर मुंह हो गए इनके, तो इससे आप हल कर लीजिए, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने, थोड़ा जूम आउट कर दें, अब देखिए एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमको क्या करना है, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और इसमें जोड़ देंगे, हमारा मिश्र धन निकल आएगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज को ऐसा ही कहते हैं, मूलधन। मूलधन कितना लगाया उसने 75,000, तो मूलधन गुणा दर। दर देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, इनको कैसे हल करते हैं, 7 2 7 14 और 1 15, 15/2, परसेंटेज की जगह आ जाएगा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना लगा है 6 वर्ष। ठीक, बट्टे वाला 100 नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज वाला 100 लगा लिया, फिर एक बार फिर 100 लगा दो। अब देखिए यहाँ से 0 0 जाएगा कट, अब 2 से 2 3 6, अब यहाँ बचा 75, 750 बचा, गुणा 15 3 45। जब आप इनकी गुणा करेंगे, देखिए अगर आप 45 की गुणा नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, क्या करना है, 45 लिखना ही नहीं है, 15 की गुणा कर लो सीधे सीधे, यहाँ पे लिखिए 15 और ये 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये वाला 0 ऐसे ही, 15 पाना 75 के 5, 15 सत्ते 105, 105 7 112, आपकी गुणा कर दीजिए इन 3 की। अब ये हो जाएंगे 3 0 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 7 और 3 ये हो जाएगा 3 3, 33,750। ब्याज कितना हो गया 33,750। अब 33,750 को 75,000 में जोड़ दीजिए, तब ये वाला अमाउंट आ जाएगा मिश्र धन के लिए। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। मूलधन ये नहीं, ये रहा साधारण ब्याज, ये रहा मूलधन, दोनों को जोड़ देंगे तब हो जाएगा मिश्र धन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एज से रिलेटेड है। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या है। देखिए जब अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, जो अरुणा से 8 वर्ष छोटा है, तो इसमें 8 अगर हम जोड़ दें तब ये 26 वर्ष आ जाएगी अरुणा की आयु। तो ये पहला प्रश्न सही हो गया, पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है, दी गई आकृति में कोण ABC, देखिए ABC का मतलब ए से स्टार्ट करना है, ABC, ठीक, बराबर है कोण ABD, यानी यहाँ फिर से
बी डी यानी इस वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। और क्या दे रखा है, बी सी बराबर बी डी, यानी ये वाली जो लाइन है बराबर है ये वाली। तो त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज, देखिए एक बार फिर से लिखते हैं, त्रिभुज सी ए बी यानी सी ए बी, ये वाला, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ पे। ये देखिए लगा है सर्वांग सम का चिन्ह, सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, डी, जब यहाँ से स्टार्ट किया था इसे भी यहाँ से करेंगे, डी ए बी, ठीक। तो डी ए बी हो वहीं पे देखिए, तो डी ए बी, ये वाला चौथा ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं 78। देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये प्रश्न इस तरह के पूछे ही जाते हैं। देखिए मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अगर 0.5 लिखा है, 0.5, इसका बार लगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 0.5555 इतनी बार है, अनलिमिटेड बार। तो ये बार बार आया इसलिए हम इसको सीधे लिख देते हैं 0.5 बार, ठीक। इसी तरह देखिए अगर ये लिखा है 0 पॉइंट, सॉरी, यहाँ पे लिखा है 0.16 बार, इसका मतलब ये 0.16666 ऐसे लिखा हुआ है अनलिमिटेड बार, ठीक। तो इसको लिख दिया सीधे 0.6 बार। अब इसको देखिए थोड़ा और बता देते हैं। अगर लिखा है 0.5 बार, तो इसको अगर हमको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे सीधे 5/9, ठीक। इसी तरह का 0.15 अगर बार लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे, जो 5 है ना वो 5 ऐसा कैसा ही, जितने के ऊपर बार है उतने बार 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0, 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब और क्या लिखेंगे, पूरा 15 लिखेंगे, 15, और जिस पे बार नहीं था उसे देंगे घटा, यहाँ पे यानी बचेगा 14/90, ठीक। इसी तरह हम सवाल को हल करते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा, इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ। 0.16 बार प्लस 0.15 बार माइनस 0.13 बार। अब देखिए इनको क्या लिखेंगे हम, 16/6 है, 6 के बटे आएगा 9, यहाँ पे बार नहीं है, सिंगल वन है तो इसकी जगह आ जाएगा 0, ये जिस पे बार नहीं उसको देंगे घटा, ठीक। ये रहा प्लस। अब इसको देखिए 15 है, 5 पर बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 9, जितने जितने अक्षरों पे बार उतने बार 9, जितने पे बार नहीं उतने 0। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस का 1 घटाएंगे, कौन सा, ये वाला 1, क्योंकि इस पे बार नहीं है, ठीक, इस पे बार नहीं है। अब क्या बचा, माइनस के 13 को क्या लिखेंगे, 13, 3 के बट्टे का आ जाएगा 9, 1 के बदले आ जाएगा 0, ठीक। अब 13 में से ये वाला 1 देंगे घटा, क्योंकि इस पे बार नहीं है। तो अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15/90, 15/90, और यहाँ पे बचेगा 14/90, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 12/90। जब इनको जोड़ेंगे तो ये 29/90 माइनस 12/90, तो 29/90, 90 माइनस 12/90 का मान आ जाएगा, 90 का मान आ जाएगा 17/90, ठीक। यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन एकदम राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसका गुणनखंड का है। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है, उसमें हम पूरे सवाल को कन्वर्ट करेंगे। देखिए जैसे कि आपको पता होगा 2 × 2 अगर लिखा हो तो हम लिख देते हैं 2 की पावर 2, यानी इनकी ये वाली पावर जाती है जोड़। इसी तरह 2 × 2 अगर 5 बार लिखा तो क्या लिख देते हैं 2 की पावर 5, ठीक। 1 2 3 4 5। अब इसी से हम हल करेंगे, हम देखते हैं आगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर x, इन 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये वाले जो 12 हैं वो गुणा में रहेंगे 12, ठीक। गुणा जो 8 है ना, 8 की पावर 3 लिखी, तो 8 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 3,
इन 8 को, और पावर ऊपर 3 और है तो इनकी 3 आ जाएंगी गुणा में। ठीक, इसी तरह 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 16 हो गए, गुणा में ये वाले 11 और। अब देखिए जब में दो दो है, 2 की पावर जाएगी जोड़ x प्लस, यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 और 3 3 9, 24 प्लस 9 कितने हो गए, 33। टोटल पावर जुड़ गई बराबर, इधर हो जाएगा 2 की पावर 11 चौक 44। अब हम करेंगे दोनों तरफ तुलना, तुलना करेंगे तो पावर की तुलना करेंगे तो x प्लस 33 बराबर हो गया 44। हमको मान चाहिए x का, तो यहाँ से 33 घट जाएंगे 44 में से, तो बचेगा 11, यानी x का मान आ गया 11, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 सवाल और बचे हैं। अगला प्रश्न है घनाभ का है 18.5, देखिए ये लिखा है 18.5, 12.5 और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाता है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखिए घनाभ का क्षेत्र, जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2ab प्लस BC प्लस AC। अब देखिए घनाभ क्या होता है, जैसे एक ईंट मान लीजिए, तो ईंट की दो तरफ लंबाई होती है, 6 फलक होते हैं टोटल, तो 2 फलक ये हो गए, दो का मतलब देखिए ऐसे लिखते हैं जहाँ 2ab प्लस 2BC प्लस 2AC, तो 2 फलक ये, 2 फलक ये, 2 लंबाई वाले, 2 चौड़ाई वाले और 2 ऊंचाई वाले, 6 फलक हो गए। तब हम क्या करते हैं, देखिए A का मान क्या है 18.5 जो लंबाई है ईंट की, ठीक, 12.5 क्या है ईंट की चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर क्या है ईंट की ऊंचाई। तब ये A का मान हो गया, ये B का मान हो गया, ये C का मान हो गया। इस फार्मूले में आप रख दीजिए, इस फार्मूले में मान रखेंगे तब क्या आ जाएगा, देखिए रख दीजिए A बराबर 18.5, B बराबर 12.5 और C बराबर 10। अब मान रख दीजिए 2AB यानी 18.5 गुणा 12.5 प्लस BC यानी 12.5 गुणा 10 प्लस CA यानी 18.5 गुणा 10। ठीक, इनको आप गुणा करेंगे। अब देखिए इनकी गुणा कर लीजिए, तब आपका मान आ जाएगा 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करने के लिए तरीका क्या, 18.5 की 10 में गुणा करेंगे 185 हो जाएगा। ठीक, 12.5 की 10 में गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। अब बचा क्या, 12.5 और 18.5 की आप गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, तब इन्हें जोड़ेंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं, यही बताया गया ना, ठीक है। अगला देखते हैं, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए 2 और 4 दोनों से विभाज्य हों। तो देखिए हमको क्या करना है, पहले 2 अंकों वाली टोटल संख्या निकाल लीजिए जो 4 से विभाज्य हो, केवल 4 से, जो 4 से विभाज्य होगी वो 2 से विभाज्य ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की 99, तो यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में ही संख्या होंगी। अब क्या करना है, देखिए 2 से तो ये 10 कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं तो इसको देना है छोड़। अब दूसरी कौन संख्या लेंगे हम, 2 अंकों की 12, 11 तो लेंगे नहीं, 11 तो 2 से भी नहीं कटेगी। अब 12 देखिए 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी, यानी हमारी संख्या स्टार्ट होती है 12 से। अब आगे कौन सी होगी, 12 के बाद 16 आएगी, तो इसे काट दीजिए, 12 16 नई लाइन से लिखते हैं, क्या होगी 12 16 20, इस तरह डॉट डॉट कितने तक जाएंगी संख्याएं, 96 तक, 96 तक जुड़ती होंगी संख्याएं। अब इसके लिए कुल कितनी इस तरह की 1 2 3 कितनी संख्याएं होंगी उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं। देखिए L बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है अर्थमेटिक श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का सूत्र, क्योंकि अंतर इसमें समान है, 4 अंतर, देखिए इनमें 4 अंतर, आगे भी 4 4 अंतर रहेगा। अब देखिए L का मान क्या रहेगा, जो सबसे लास्ट वाली संख्या है 96, तो यहाँ पे 96 रख दीजिए, बराबर A का मान क्या रहेगा, जो पहली संख्या है यानी 12 रख दीजिए, प्लस n का मान हमको निकालना है, पूछा है ना कितनी संख्याएं, तो n तो हमको निकालना है, तो यहाँ पे n माइनस 1। डी क्या रहेगा, सर्वांतर, कितना अंतर इसमें, देखिए 4 4 का अंतर है, 4 4 का अंतर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 4। अब इनको जब घटाएंगे
4 से काट दीजिए पहले, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 24 चौक 96, यहाँ पे 24। अब क्या बचा इधर, इधर बचा 24 बराबर 1 प्लस n माइनस 1। ठीक, और एक कहाँ बचा, यहाँ पे ये वाले 3 बचे ना, यहाँ पे बचे ये वाले 3, 4 तियाँ 12। अब देखिए ये वाला 1 से ये वाले 3 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे 2, यानी n का मान आ जाएगा। अब ये 2 इधर जाएंगे तो घट जाएंगे 2, तो बचेंगे केवल 22, यानी n का मान आ जाएगा 22, यानी इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और पहला मान 12 रहेगा और लास्ट का 96। इस हिसाब से ये वाला सवाल हल हो जाएगा, यानी समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल है। आपको क्या करना है, केवल 4 से विभाज्य होने वाली ढूंढनी है, क्योंकि 2 वाली ऑलरेडी हो जाएगा, यानी इन 2 और 4 का एलसीएम लेना था। एलसीएम कितना हो गया, 4, 4 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। यदि x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9 और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर दो संख्याएं समानुपात में हैं, जैसे मान लेते हैं a कामा b कामा c कामा d, ये समानुपात में अगर हैं तो इसका मतलब ये हुआ a बटे बी बराबर होगी c बटे d। ठीक, अब इसी का हम उपयोग करके इसमें हल कर लगाएंगे फार्मूला। तो ये ये संख्या है 1 2 3 4, ये 4 समानुपात में है, तो इसका मतलब हुआ 5 प्लस एक्स बटे 2x प्लस 7 बराबर होंगी 6x प्लस 9 बटे y। ठीक, अब यहाँ पे x का मान 2 दे रखा है, तो 2 यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 4 7 11 बराबर 6 की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 9 बटे 22। देखिए 12 9 हो जाएंगे 21, 21 को 7 से देंगे काट, 7 21। अब देखिए 22 की गुणा इधर कर देंगे, 11 की गुणा इधर कर देंगे, तो इसका मतलब देखिए सही से बता देते हैं। यहाँ बचा 1 बटे 11 बराबर इधर बचा 3 बटे 22। अब इसकी गुणा इधर कर दीजिए 22 की, और ये लाइन है तो 22 एकम 22 और 11 तियाँ 33, यानी 22 का मान आ गया 33, यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। 2 सवाल बचे हैं लास्ट के, इनको हल करके हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। बाकी सवाल अगली एसटी, मेरे मुंह से एसटी निकल जाता है, जो PYQ आएगा उसका हम अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक, एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे और एक मैथ और रीजनिंग का लाएंगे, जिसमें रीजनिंग के 2-4 अच्छे प्रश्न, बाकी मैथ के रहेंगे। अब देखिए, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की, दिखाते हैं, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती तो उसे 6% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कहा गया कि कुछ हानि पर भी बेच रहा है, अगर जिस रेट में वो बेच रहा है उसमें अगर 100 रुपये बढ़ा दे तब उसकी 14% की हानि भी कवर हो जाएगी और 6% का लाभ भी होगा। और ये जो हानि और लाभ जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, तब अगर विक्रय मूल्य में 100 रुपये बढ़ा दे तो उसकी 14% की हानि कवर होकर 6% का लाभ भी देगी। यानी 14% और 6% किसके बराबर हैं, 14% प्लस 6% दोनों मिलके हैं 100 रुपये के बराबर, यानी 20% बराबर हैं 100 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य का 20% जो है 100 रुपया है, तो उस क्रय मूल्य को अगर 100% निकालेंगे तो 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर, यानी 100% बराबर ये हो गया 500, यानी वो पुस्तक 500 रुपये की खरीदी गई है। यही पूछा, ऑप्शन में हमारा हो गया सही। 99 वाला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 5 प्लस 4 ये वाली बराबर 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर ये समीकरण रहे ax² प्लस bx प्लस c
बराबर 0, तो इसके मूल होते हैं अल्फ़ा कामा बीटा। अगर इन मूलों का योग निकाल लें तो होता है -b/a। b कौन सी, ये वाली, और a रहा ये वाला। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तब ये वाले का जो समीकरण रहेगी तो यहाँ पे a का मान रहेगा 5, ठीक, b का मान रहेगा b ही दे रखी है इसमें, और हमको सी का चाहिए नहीं, क्योंकि और सी अगर मूलों का गुणनफल पूछ ले जैसे किसी सवाल में ए अल्फ़ा इंटू बीटा, तब होता है c/a। सी की जगह क्या आ जाएगा 4 और ए की जगह आएगा 5, लेकिन गुणनफल पूछा नहीं है तो इससे मतलब है नहीं, हमने बता दिया यादगार के लिए, आपको याद कर लीजिए। तो हमको यहाँ पे जो मान निकालना है उसको देखिए अब। तो मूलों का योगफल हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी की जगह जो एक्स का गुणांक रहे, जो भी एक्स के गुणांक में रहे, तो माइनस का b/a, ए की जगह जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है 5, यहाँ पे लिखिए 5। अब मूलों का योग दे रखा है 9, यहाँ पे 9 दे रखा है, तो यहाँ पे हो गया माइनस के b/5। अब हमको निकालना है b का मान, पूछा है ना b का मान, तो b 5 को इधर भेज देंगे तो 9 पंजे हो जाएगा 45, और जो माइनस की बी जो माइनस है ना वो इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 45, यानी बी का मान -45। इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर डे मैं कोई ना कोई वीडियो आपको लेके आता हूँ, सिर्फ वही प्रश्न लाता हूँ जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई प्रश्न नहीं लाता हूँ। तो यार आपको भी और वीडियो चाहिए, अगर इस वीडियो का जो मैंने PDF इस्तेमाल किया है वो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डाल देते हैं, ठीक है। ओके बस दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।